आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 14 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान। आज़ाद दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने लिखा लंबा खत, अपने लड़ाकू से कहा जीत हमारी होगी। हिजबुल्लाह ने अब इस्तेमाल किया एडवांस्ड रॉकेट्स, इजरायली मिलिट्री अड्डों को दहलाया। लेबनान में 6 इजरायली फौजियों की मौत, बदले में इजराइल ने की बेरूत पर एयर स्ट्राइक, 140 लॉन्चर्स उड़ाने का दावा। नए इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का ऐलान, किसी भी कीमत पर नहीं होगा सीज फायर। ट्रंप के चुने जाते ही ईरान ने खोले पत्ते, कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत करने को हैं तैयार, लेकिन दबाव नहीं होगा बर्दाश्त। गजा में 19 लाख लोगों के साथ हो रहे वॉर क्राइम, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने इजराइल को किया बेनकाब। और यूक्रेन के न्यूक्लियर बम बनाने की बड़ी खबर, नागासाकी को तबाह करने वाले बम के बराबर हो सकता है यूक्रेन का हथियार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजराइल से जंग लड़ रहे अपने लड़ाकों के नाम एक खत जो लिखा है उसका जिक्र करते हैं। उस खत की बहुत चर्चा हो रही हमारे मीडिया मंडी में। मैं उसका हिस्सा, उस खत का हिस्सा, एक हिस्सा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि मीडिया में इस खत को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है और इसमें लिखा क्या है। जो मैं हिस्सा पढ़ने जा रहा हूं उसमें नईम कासिम ने, शुरुआत से पढ़ देता हूं, बीच में फिर ले लूंगा। नईम कासिम ने इस लेटर में लिखा कि मेरे प्यारे लोगों, इस्लामी मुजाहमत के, इस्लामिक रेजिस्टेंस की रोशनी के मीनारों, आप पर सलामती, रहमत और बरकत हो। मुझे आपका रोशन पैगाम मिल चुका है। ज़मीन पर साबित कदम, आसमानों पर बुलंद, अपने मकसद और रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वालों, हमारे अजीम कायद हसन नसरल्लाह के जाबाज़ों, मैंने अल-कुद्स और हमारी मकबूजा यानी कि कब्ज़े वाली ज़मीन को आज़ाद कराने में आपके ईमान को देखा है और आपकी जद्दोजहद को परखा है। आपका बुलंद वक़ार हमारे लोगों और हमारे अजीज़ों को बुलंद करता है। महाज आराई में आपकी बहादुरी हमारी हिम्मत को मजबूत करती है और हमारे दुश्मन को शिकस्त देकर हमारी फतह को यकीनी बनाती है। नईम कासिम इसके आगे लिखते हैं कि आपकी खुद मुख्तारी के लिए आपके शोला बयान नारे और आपके खून की कुर्बानियाँ हमारी नस्लों और हमारी कौम का मुस्तकबिल सवार रही हैं। आपकी फतह करीब है और फतह आपकी ही होगी। ये लेटर हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने अपने लड़ाकों को लिखा है ताकि उनमें जोश भरा जा सके और वो मैदान में डटे रहें, टिके रहें और आईडीएफ का मुकाबला करते रहें। दोस्तों, कुछ अलग नहीं है। किसी भी फौज का कोई भी कमांडर ऐसी ही बातों से अपने फौजियों में जोश भरता है। तो इस खबर को इस तरीके से लेना चाहिए कि कमांडर जोश भर रहा है और लड़ाकों की तारीफ कर रहा है कि वो लगातार टिके हुए हैं और टिके रहो, थोड़ा सा और टिके रहो और जीत तुम्हारी होगी। यही कहा जाता है। एक कमांडर का पीछे होना बहुत ज़रूरी है। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जो कमी थी, अब उसे नईम कासिम पूरा कर रहे हैं। अभी 3-4 रोज़ पहले ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नईम कासिम को मुबारकबाद देते हुए कि आप चीफ चुने गए, एक लेटर लिखा था। अब नईम कासिम ने कहा है कि आपका पैगाम हमें मिल गया है और आप जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है, लगे रही है। अब देखिए, खबर पर बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह अब एडवांस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक जो था उसका वो चल रहा था हिसाब किताब, कुछ नया निकालता था। कभी बैलिस्टिक मिसाइल इन्हें नाम दिया जाता है कि भी ये एडवांस रॉकेट। ये उसकी तस्वीर है जो अल-मायदीन ने छापी है और बताया है कि इजरायली मिलिट्री अड्डों पर और तेल अवीव के करीब जो कल हमला हुआ वहाँ पर इन एडवांस रॉकेट्स को दागा गया है। और जो इनका लॉन्चर था उस पर आप देख रहे हैं कि अल-कुद्स मस्जिद है और उसके बैकड्रॉप में हसन नसरल्लाह का फ़ोटो है। यानी जिस लीडर ने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, उसे मजबूत किया, उसको अभी लड़ाके उसके साथी उसके रास्ते पर चल रहे हैं और हमले कर रहे हैं। तो ये लॉन्चर्स हैं और बाकायदा बयान पढ़ते हुए एक सोल्जर बराबर में खड़ा है इस फोटो में और इसी तरीके से वीडियो आते हैं। तो कुछ नए रॉकेट्स हैं और ये फादी 6 रॉकेट था जिसे 13 नवंबर को इजरायली बेसिस पर और कहा जाता है तेल अवीव में आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर दागा गया। इसके बाद क्या हुआ? एयर स्ट्राइक्स की गई और एक और भी लेबनान की कहानी बताऊंगा। एयर स्ट्राइक्स की गई बेरूत पर, ज़बरदस्त तरीके से की। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही इसे छापा और कहा कि हमने ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स की। और आईडीएफ ने ये दावा किया है कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने हिजबुल्लाह के 140 लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ये वो लॉन्चर्स थे जिससे रॉकेट्स और एडवांस रॉकेट्स इजराइल की मिलिट्री बेसिस पर और बाकी जो सेटलमेंट्स हैं उन पर बरसाए जाते थे।
تو یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ڈرون ہمارے اوپر رات عراق سے داغے گئے تھے، ہم نے انہیں گرا دیا۔ بیروت میں جو بمباری ہوئی ہے اس میں بہت سے بے گناہ عورتیں بچے سب مارے گئے ہیں، بڑی تباہی مچی ہے۔ بیروت میں لگاتار اسرائیلی حملوں سے تباہی کے منظر ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی بس ہم غزہ کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ خیر سر بڑھتے ہیں آگے، اور ایک یہ 6 لوگوں کی تصویر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے جو بتایا تھا اسرائیل کے 6 فوجی مارے گئے ہیں لبنان میں، وہ 5 تصویریں دیکھنے والی کوئی شکایت کر رہے تھے صاحب، تو اب 6 فوٹو دیکھ لیجئے۔ یہ وہ 6 اسرائیلی فوجی ہیں کہ بھائی جو مارے گئے، ان کا بڑا گڑھا لگایا حزب اللہ کے لڑاکوں نے۔ یہ گھر میں گئے، اس گھر میں آلریڈی حزب اللہ کے لڑاکے سرنگ میں چھپے تھے، وہ باہر نکلے، بولے ہیلو۔ اس کے بعد جو ہے پھر دونوں طرف سے گولی چلی، ادھر سے بھی ہوا ہیلو، لیکن حزب اللہ کے لڑاکے اس لیے بھاری پڑ گئے کہ پھر چاروں طرف سے ان کے جو ہیں لڑاکے شیلز برسانے لگے اور یہ گولیاں برسانے لگے۔ 3 گھنٹے فائرنگ ہوئی اور یہ 6 فوجی مارے گئے۔ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کمنٹ میں آپ بڑے افسوس زدہ لگ رہے ہیں اسرائیل کے فوجیوں کے مارے جانے پہ، تو میں کہتا ہوں کہ میں جی جرنلسٹ ہوں، گدھ نہیں ہوں۔ میں لاشوں پر جشن نہیں مناتا۔ جس چیز سے آپ کو نفرت ہے وہ آپ دوسرے سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں یا خود کیسے کر سکتے ہیں؟ میں گدھ نہیں ہوں، میں انسانی جانوں کی پرواہ کرتا ہوں، یہ کسی کی بھی جانیں لے رہے ہوں، لیکن پھر بھی میں ان کی موت پر جشن نہیں منا سکتا، کیونکہ میرا دین جسے میں فالو کرتا ہوں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ خیر کوئی غلط راستے سے گیا، صحیح راستے سے اوپر گیا، اس کا فیصلہ وہ کرے گا۔ تو فی الحال 6 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ مجھ سے توقع مت رکھیے کہ میں یہاں کوئی دینی باتیں کروں گا یا دینی پیغام آپ کو دوں گا، نہیں۔ چونکہ آپ ویورز یہاں نیوز دیکھنے آئے ہیں، دین کے لیے بہت سے اچھے چینل ہیں، عالموں اور فاضل کے مجھ سے بہتر ہیں، میں کیوں دین کی باتیں کروں؟ مجھے مکمل جس چیز کی نالج نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پہلے میں خود مضبوط ہو جاؤں۔ تو یہ نیوز ملے گی، 6 لوگ مارے گئے، ان کی تصویر ہے، 6 فوٹو ہیں۔ جو یہ پہلی بار خبر دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ان کو جو ہے کم سے کم آخری جھلک تو ان لوگوں کی ملی گئی ہوگی۔ خیر نیو ڈیفنس منسٹر جو ہیں اسرائیل کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو ہمیں ڈسارم کرنا ہے، ان کے ہتھیار چھین کے انہیں ختم کرنا ہے، ان سے مطلب بنا ہتھیاروں کا کرنا ہے، ڈسارم کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، موقف ہے۔ یہ وہی اسرائیل کارٹس ہے، ڈیفنس منسٹر نیا، جو یہ کل کہہ رہا تھا کہ ہم نے حزب اللہ کو ہرا دیا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈسارم کرنا ہے اور کوئی سیز فائر نہیں ہوگا حزب اللہ کے ساتھ، لبنان میں کوئی سیز فائر نہیں ہوگا۔ ہمارا موقف ہے انہیں لتانی ریور کے پیچھے بھیجنا جو لبنان میں بہتی ہے، ان کو ڈسارم کرنا ہے، یعنی ان کے ہتھیار تباہ کر دینا، ختم کر دینا، یا وہ سرنڈر کر دیں۔ تیسری کہ نارتھ اسرائیل سے جو سیٹلرز بھاگ گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، 50-60 ہزار، انہیں واپس گھروں میں پہنچانا، جب تک یہ ہمارے تینوں موقف، تینوں ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے، جی سیز فائر نہیں ہوگا۔ اب ان کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے ہرزی علیوی، وہ ان کی باتوں سے، اپنے ڈیفنس منسٹر کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا۔ اب ذرا آپ IDF چیف کا چہرہ دیکھیے، میں نے تو ویڈیو دیکھی، ان کی ہنسی بھی اڑ رہی تھی، اسرائیل کارڈز کی مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا، لیکن ہرزی علیوی جو ہے وہ بڑا ہی اس کے دو دماغ میں تھاٹ چل رہے تھے، اور اس نے اس بات کو کہا بھی کہ یار کل تو آپ نے کہا تھا کہ حزب اللہ ہار گیا، آج آپ کہہ رہے ہو جی ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے، مطلب کسی ایک جگہ تو ٹکو۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی، روز الگ الگ طرح کے دعوے جھوٹے بوکس کیے جاتے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اگلے دن وہ خود اسے گرا دیتے ہیں۔ اس لیے میں مزے کے لیے بہت اسرائیلی اخباروں کو پڑھتا ہوں، کیونکہ اصلی خبریں وہیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف تو جو ہوتا ہے وہ ریئلسٹک نکال کے ڈیٹا دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہو نا کہ اسرائیل میں اندر ہی اندر کیسے وہ ایک دوسرے کو کاٹ چل رہی، تو آپ اسرائیلی اخباروں کو پڑھا کریں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں یا نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پر پلیز کوئی دباؤ نہ بنایا جائے، نہ ہمیں ڈیگریڈ کیا جائے، بات ہوگی ڈھنگ سے ہوگی۔ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے 2015 میں جو پالیسی بنی تھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر، جس میں ایران نے یہ ڈکلیئر کیا تھا ہم کبھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے، تو ایران کے اوپر سے US نے اور ویسٹ نے کئی سینکشنز، کئی پابندیاں اٹھا لی تھی۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ بابو آئے، انہوں نے کہا نو ایران نو، ایران کے اوپر انہوں نے پھر سے سینکشنز لگا دیا اور اس ٹریٹی کو رد کر دیا۔ اب پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ آفس آ رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں، تو ایران کو لگ رہا ہے ایران نے اپنا پتہ کھولا ہے، کیا ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور آپ ہم سے بات چیت کریں لیکن پریشر نہ ڈالیں کوئی، تو ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام نہیں بڑھائیں گے، سینکشنز ہٹا دیں۔ اصل میں ایران اس سے پہلے جب بات کر رہا تھا اور اب جو بات کر رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ پچھلے 1 سال میں نہ صرف لوگوں نے اسرائیل کی کمزوری دیکھ لی ہے،
आयरन डोम फायरन डोम में भाड़ छेद देखनी है, इजरायली आर्मी की हिम्मत देखती है कि 46,000 लोगों को तो मार सकते हैं लेकिन हमास को 1-1.5 साल में ख़त्म नहीं कर पाए। उन सब लोगों ने ईरान की ताकत भी देख ली है 2 बार। तो अब ईरान भी थोड़ा चढ़ के बात कर रहा है, कह रहा दबाव नहीं होगा। ये ताकत ट्रंप ने भी देखी है, अमेरिका ने भी देखी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ईरान और ज़्यादा अपनी प्रॉक्सीज को, रेजिस्टेंस मूवमेंट को मजबूत करे और ज़्यादा घेरे इजराइल को। लिहाजा ईरान से भाई 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 हजरत हजरत करके अगर बात कर ली जाए तो बाकी सब भी अपने जामे में रहेंगे। ये सब है इजराइल कमिटिंग वॉर क्राइम्स। इजराइल वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। 1.9 मिलियन फ़लस्तीनीज़ यानी कि 19 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 19 लाख फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा भी है। 19 लाख फ़लस्तीनियों के साथ वॉर क्राइम हो रहे हैं। इन्हें फोर्सबली, इन्हें मतलब जो ताकत के बल पर बंदूक की नोक पर डिस्प्लेस किया जा रहा है, बार बार इनके घरों से निकाला जा रहा है और ये एक वॉर क्राइम है। आप किसी को, जंग भी हो रही है ना, तो भी आप किसी को उसकी ज़मीन से हटा नहीं सकते। ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट को अल जज़ीरा ने भी छापा। पिछला अनादोलू था, ये अल जज़ीरा है। उसने कहा कि इजराइल का फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट जो गज़ा में है वो वॉर क्राइम की पराकाष्ठा है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, लेकिन उनके कहने से क्या होता हो क्या जाएगा। बेरूत में अटैक हुए, अल जज़ीरा की हेडलाइन कहती है, और 8 ग्रुप्स ने ये कहा है कि इजराइल ने उनके 20 स्टाफ मेंबर को गज़ा में मार डाला है। 8 ग्रुप, ये जो दवाइयाँ पहुँचाने वाले, ये जो रसद और खाना और राशन और कपड़े लत्ते और टेंट पहुँचाने और कफन पहुँचाने वाले, इन सब लोगों में 20 मेंबर्स को मार डाला इजराइल ने। कौन पहुँचाएगा गज़ा में? हालांकि रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हैं वो भी IDF से मुकाबला कर रहे हैं। हमास ने कई फौजी मारने का दावा किया है और सेटलमेंट्स पर भी स्ट्राइक्स की हैं। उन्होंने फिर से गोले वोले बरसाए हैं और जो है रॉकेट्स नेटज़ारिम एक्सिस पर उन बरसाए। इसके अलावा अपने जो RPG शेल्स हैं, माइंस हैं, इजराइल के उससे मिलिट्री व्हीकल्स उड़ाने और फौजियों को उड़ाने का दावा किया है, ख़ास तौर से नॉर्थ गज़ा में। ये कुछ जो है आज सुबह खबर आई थी कि 2 इजराइलियों पर, रामल्ला जो वेस्ट बैंक की राजधानी है, उसमें कार चढ़ा दी गई। 2 इजराइलियों पर किसी फ़लस्तीनी ने चढ़ा दी गुस्से में आकर, जैसा कि वो हो ही रहा है अब। उसमें वो लोग ज़ख्मी हो गए। खैर, जो बाइडेन जो अब जाने वाले सदर हैं और आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल मुलाकात हुई। बाइडेन से मिलने डोनाल्ड ट्रंप गए और दोनों के बीच गज़ा में जो लोग होस्टेजेस हैं, जिनके पास अमेरिकन नेशनलिटी भी है, और बाकी होस्टेजेस, उनको लेकर बातचीत हुई, कैसे निगोशिएट कराया जाए, कैसे सीज़ फायर हो, ताकि अपने तमाम लोगों को वापस लाया जाए। बाइडेन ये कहते रहे ट्रंप से कि भाई हम तो नहीं करवा पाए, लेकिन आपको इससे पीछे नहीं हटना है, और हम अगर इससे जाते जाते मुमकिन बना पाएँ तो आपका हमें पूरा साथ चाहिए होगा। तो दोनों ने मिलकर कि गज़ा की सिचुएशन जो है वो, हाँ, इजराइल को महफूज रखना है, इस पर हम कायम रहेंगे। हल्का हाथ रखना होगा इजराइल पर, भले उसने कितनी तबाही मचा ली हो। RT की एक खबर है और बड़ी भयानक खबर है कि यूक्रेन जो है उसने डिनाई किया है कि वो एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। मतलब इससे पहले खबरें आई थी कि यूक्रेन एक न्यूक्लियर बम बना रहा है, एक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, और ये हथियार इतना बड़ा होगा या इतना ख़तरनाक होगा जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने, मानवता के पापा ने, नागासाकी की पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए नागासाकी पर गिराया था, जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में जो तबाही मची थी, उतनी तबाही ये यूक्रेन का बम मचा सकता है। इसकी खबरें आई थी। यूक्रेन के पास बम नहीं है। जब वो सोवियत का हिस्सा था तब यहाँ होते थे, लेकिन अलग मुल्क का जब 90 की दशक में बातचीत हुई तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने इन्हें गारंटी दी कि आपकी आज़ादी बरकरार रहेगी। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन रूस को लौटा दिए थे। आज 9 कंट्रीज़ के पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन है घोषित तौर पर, लेकिन ये बना रहे थे नहीं बना रहे थे पता नहीं। हालांकि यूक्रेन ने कहा है कि हम कोई बम नहीं बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो में इतना ही। खुश रहिए, सलामत रहिए।